हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और अभी हम लोग जो है वेक्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर का जो पहला चैप्टर है, एक्चुअली हम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये भी मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो पहले चैप्टर में बहुत सारा ऐसा छोटी छोटी बातें होती है वेक्टर्स के बारे में जो कि हमको जानना है। तो पहले हम लोग क्या किया कि वेक्टर्स का डेफिनेशंस देखे, उसके बाद हम लोग देखे कि वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे। फिर हम लोग एंट्री मारे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, उसमें हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखे। उसी एडिशन के संदर्भ में हमने दो लॉ को भी जाना, एक्चुअली तीन लॉ। एक था आपका ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा आपका पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसी का जनरलाइज जो केस हो गया था वो था आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ठीक है, चलिए अब हम अलजेब्रा को यहाँ आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। आपको याद होगा, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ भी हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था। अगर हम लोग आगे चल के 3D पढ़ेंगे तो आपको बता दें वहाँ भी हम लोग को सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। अलजेब्रा में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ भी आपको क्या कहते हैं सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। तो ये जहाँ भी सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे ना, वहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, वो है इधर उधर की बातें। ठीक है, बट ये वेक्टर का केस है और वेक्टर के केस में देखिए हम लोग कैसे हम लोग इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के हेल्प से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेडिंग है मेरा सेक्शन फॉर्मूला, एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हमको दो चीज़ पढ़ना है, एक है इंटरनल डिवीजन और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल डिवीजन। तो एक नंबर देख लो, इंटरनल डिवीजन ये क्या है जी? तो दो पॉइंट है ए और बी दिया हुआ है और उन दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, एक मिनट, ऐसे लिखो, let A and B be 2 points. A and B be 2 points whose position vector vectors are vector A and vector B, and let C be any point, ठीक है, which divides the line segment joining the point A and B internally in the ratio, कौन सा रेशियो? तो m:n। कहने का मतलब ये फिगर देख सकते हैं आप, ये एक फिगर है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो a और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, गौर कीजिएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अगर B पॉइंट है तो B पॉइंट के ब्रैकेट में जो भी वेक्टर लिखा जाता है वो आपका पोजीशन वेक्टर होता है। तो कहता है A और B पॉइंट के मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कोई एक तीसरा पॉइंट C डिवाइड करता है। इंटरनली है, ऑब्वियसली C बीच में होगा। किस रेशियो में जी? तो कहता है m:n रेशियो में डिवाइड करता है। तो दिया हुआ क्या है? यही ना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन, दिया हुआ है कि AC और CB का जो रेशियो है वो m/n है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो NAC = MCB। दो वेक्टर कब बराबर होता है? दो वेक्टर तब बराबर होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी इक्वल होगा। चलिए, हमने एरो का साइन इस तरफ दिखा दिया, इसका मतलब दोनों का साइन एक ही तरफ है। ठीक है, और
NAC और MCB, A से C और C से B, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हम दोनों में वेक्टर लगा सकते हैं। इसका मतलब CB को जब हम M से मल्टीप्लाई किए और AC को N से मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। तो दोनों को वेक्टर बनाना है, क्योंकि वेक्टर देखो उस तरफ है, तो यहाँ लिखेंगे NAC वेक्टर इज इक्वल टू MCB वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किसी एक वेक्टर के को रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म में, तो उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म में। और हमको यहाँ पे AC और CB, मतलब A का पोजीशन वेक्टर पता है, B का पता है, C का नहीं पता है, तो C का पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं R है। और पोजीशन वेक्टर के बारे में बताए थे कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है ऑब्वियसली किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। सपोज दैट वो रेफरेंस पॉइंट मान लो O है, ठीक है, तो इसका मतलब A से किसको मिलाएंगे, O को मिलाएंगे, फिर O से किसको मिलाएंगे, B को मिलाएंगे, और फिर O से किसको मिलाएंगे, C को मिलाएंगे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ O क्या है, यही O मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर, चलिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं N और यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर PV ऑफ C माइनस PV ऑफ A, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा M, फिर यहाँ हो जाएगा PV ऑफ फाइनल, तो हो जाएगा B माइनस PV ऑफ C, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट करते हैं, PV ऑफ C मतलब C का पोजीशन वेक्टर जो है हम R वेक्टर मान लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा N R माइनस A वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ M, ये हो जाएगा B वेक्टर माइनस R वेक्टर। आप R वेक्टर को एक तरफ लाके वर्कआउट कर दो, तो ये हो जाएगा N प्लस M, यहाँ हो जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ से R वेक्टर निकल गया M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर डिवाइडेड बाई M प्लस N। ये जो आप देख रहे हैं रिजल्ट, यही रिजल्ट मेरा C का पोजीशन वेक्टर हो गया। और अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डाटा याद होगा तो आई होप आप देख सकते हैं कि सिमिलर तरह का, मतलब सेम तरह का डाटा आया है। अंतर बस इतना है, क्योंकि वहाँ कोऑर्डिनेट लिखते थे तो x और y कोऑर्डिनेट लिखते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ वेक्टर लिख रहे हैं तो एक ही को एक्सप्रेशन आएगा और वही x और y दोनों कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ये हम लोग देख सकते हैं। भूल भी गए तो डेरिवेशन कर दीजिए, बहुत सिंपल है आपका, बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि ये इंटरनल डिवीजन मतलब सेक्शन फार्मूला में जो इंटरनल डिवीजन है वेक्टर्स के कंसर्निंग में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स, अब ये है एक्सटर्नल डिवीजन। क्या है, करा लेट A एंड B बी 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर A वेक्टर एंड B वेक्टर, ऑब्वियसली दिया हुआ है, एंड C बी एनी पॉइंट्स, और C कोई पॉइंट्स होगा विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B एक्सटर्नली इन द रेशियो M:n। इस बार जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो कहता है उस केस में कि C का पोजीशन वेक्टर बताइए, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ C वो मान लेते हैं कितना, तो R वेक्टर, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, तो गिवन है AC बाई BC कितना है, तो M:n दिया हुआ है, AC बाई BC, क्योंकि इस बार जो है A से C तक का रेशियो और B से C तक का रेशियो, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है तो C जो है बाहर हो जाएगा आपका। चलिए इसको आप अरेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा NAC इज इक्वल टू MBC, लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से अब इसको वेक्टर बना देते हैं, तो हमको पता है NAC वेक्टर का साइन और ये हो जाएगा MBC वेक्टर का साइन। अब इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, तो हो जाएगा N, यहाँ लिखेंगे PV ऑफ C
माइनस पी वी ऑफ ए हो गया, इज इक्वल टू यहाँ हो गया m, ये लिखेंगे पी वी ऑफ सी माइनस पी वी ऑफ बी। ठीक है, चलो अब तो ये हो जाएगा n, पी वी ऑफ सी मतलब r वेक्टर माइनस पी वी ऑफ ए मतलब a वेक्टर, इज इक्वल टू यहाँ हो गया m, पी वी ऑफ सी मतलब r वेक्टर माइनस पी वी ऑफ बी मतलब b वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m, ये b को इधर लेके आ जाता है तो हो जाएगा n r वेक्टर। ठीक है, या फिर r वाले टर्म को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ m कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस n, तो हो जाएगा m माइनस n और ये हो जाएगा आपका r वेक्टर। तो देयरफॉर यहाँ से वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m माइनस n। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डाटा याद होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यही होता है। तो आई होप कि आपको इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए आ गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूले। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब सीखेंगे मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, और किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ हो तो उस केस में उसके सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये भी हम लोग इसकी जस्ट बाद देखेंगे। ठीक है, तो इसको एक नज़र देख सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे का कहानी देखते हैं। कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए के बगल में एक वेक्टर लिखा हुआ, मतलब ये ए का पोजीशन वेक्टर है एंड बी का पोजीशन वेक्टर बी है। ठीक है, तो सिचुएशन यही ना होगा, ये आपका आंसर ये कह सकते हैं कि ये एक लाइन है और ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए का पोजीशन वेक्टर ए हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर बी हो गया। तो इसका मिडिल पॉइंट, जो भी मिडिल पॉइंट होगा m, ये ऑब्वियसली किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:1। तो m का मिडिल पॉइंट लिखना है तो यहाँ m का क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर, और हमको पता है पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली किसी न किसी के रेफरेंस में होता है, तो जनरली हम लोग o मानते हैं। तो OM वेक्टर कहने का मतलब m का पोजीशन वेक्टर, तो कितना हो जाएगा, ये सीधे हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई m प्लस n, कहने का मतलब 2। सीधा सीधी क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, ये है मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। चलिए आइए, अब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ये आपका ट्रायंगल है ABC। A का पोजीशन वेक्टर है A, B का पोजीशन वेक्टर है B और C का पोजीशन वेक्टर है C। तो कहता है इसका जो सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, इसका जो सेंट्रॉइड होगा G, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट, ठीक है, टेक O एज ए रेफरेंस पॉइंट, O कहीं होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, तो देयरफॉर लेट OG मतलब G का पोजीशन वेक्टर कितना मान लिए, तो मान लेते हैं R हो गया। ठीक है, चलिए आइए, हमको पता है G ही सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इसका मतलब यहाँ AD जो है मीडियन हो गया। ठीक है, हियर AD इज मीडियन, दिस इम्प्लाई D इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, तो ऑफ BC। देयरफॉर D का पोजीशन वेक्टर मतलब OD कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B प्लस C बाई 2। अब एक ज्योमेट्री है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, फ्रॉम ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्या कहता है कि AG बाई GD जो है GD वो होता है 2:1 रेशियो। तो हम लोग इसका मतलब यहाँ पे 2:1 रेशियो हुआ, तो हम लोग इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा करके G का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो देयरफॉर यूजिंग इंटरनल डिवीजन बोलो OG मतलब G का
क्या g का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, तो 2 और इधर का पॉइंट तो हो जाएगा 2 और d का पोजीशन वेक्टर कितना था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू उधर का पोजीशन वेक्टर, तो a का पोजीशन वेक्टर a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाता है a, सॉरी यहाँ बी सी हो जाएगा, ये देखो ना d का पोजीशन वेक्टर कितना था b प्लस सी बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी वेक्टर बाई 2, ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, जहाँ पे ABC का तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और तब आपसे पूछ रहा था कि सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये भी आप पहले से जानते हैं, सीधा सीधी एवरेज हो जाता है, या जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि आपको इनिशियल स्टेज में पढ़ना चाहिए। जब आप सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब यहाँ हमको डिस्कस करना है कि जब दो वेक्टर आपस में कॉलिनियर होंगे तो उस केस में एक्चुअली हम क्या दिखा दें, मतलब हमारे पास क्या वो मैथमेटिकल रिलेशन हो जिसको देख के हम बता सकते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में कॉलिनियर है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो, इसको पहले देख लीजिए, फिर बाद में हम वो डिस्कस कर देंगे। कोलिनियर के बारे में बताया क्या था कि कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करेगा। पैरेलल को भी कोलिनियर बोल सकते हैं, तो हम पैरेलल को भी शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे। सपोज दैट ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और इसी का दुगुना डिस्टेंस हम एक ले रहे हैं। ठीक है, इसी का दुगुना, जितना लिए इतना उतना लिए, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये आपका, फिर यहाँ ये मान लो कि 0 है, ये a है, ये b है। ठीक है, ये a वेक्टर है, 0 से a तक डायरेक्शन लगा दिए, a से b तक भी a वेक्टर है। हम क्या किए यहाँ पे, लेट OA वेक्टर को a वेक्टर मान लिए, OB वेक्टर को OB वेक्टर जो है नहीं AB वेक्टर जो है इसको भी हम a वेक्टर मान लिए, मतलब उतना ही लेंथ का ले लिए। ठीक है, बस हम a से स्टार्ट किए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हो गया इतना। अब OB वेक्टर को हम लिख सकते हैं OA प्लस AB, ऐसा तभी लिख सकते हैं जब कोलिनियर होगा, याद रखिएगा। अब OA वेक्टर जो है खुद मेरा कितना A वेक्टर है, अब प्लस ये भी मेरा A वेक्टर है, तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ A वेक्टर, और दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A वेक्टर की जगह में लिख सकते हैं OA वेक्टर। ठीक है, अब बताइए खुद OA वेक्टर और OB वेक्टर कैसा वेक्टर है, तो OA और OB वेक्टर जो है आपका एक ही लाइन पे है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर है। और जब दो वेक्टर कोलिनियर होता है तो आप क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दोनों में से किसी भी एक को आप दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाइड विथ सम स्केलर, सम नॉन जीरो स्केलर। मतलब यहाँ हमने OB को किसके टर्म में एक्सप्रेस किया, OA के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और OB और OA जो है क्या है यहाँ पे, कोलिनियर वेक्टर्स है। यहाँ लिखा, यहाँ देख सकते हैं, हियर OA एंड OB आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये हमको अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इल्यूस्ट्रेट कर रहे थे, ILL इल्यूस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब आपको हम एग्जाम्पल देके दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट मिला। क्या कॉन्सेप्ट है कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो हम दोनों में से किसी भी एक को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड विथ सम नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर then we can express any one of them in terms of other।
अदर, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। ठीक है, एक्सप्रेस वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ अदर मल्टीप्लाइड विद सम स्केलर। अदर, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, इसको थोड़ा सा मिटा दो, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई विथ सम नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, वेयर ए के और एम जो है ये आपका नॉन जीरो स्केलर है, आर स्केलर्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब दो वेक्टर को कॉलिनियर दिखाना है तो कुछ नहीं कीजिए, अगर आप इस तरह का रिलेशन दिखा देते हैं तो आप जो है आपका पर्पस जो है फुलफिल हो जाएगा। आपका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि दो वेक्टर को कॉलिनियर दिखाना है, तो आप भी दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि दो वेक्टर को कॉलिनियर दिखाना है मीन्स किसी एक को दूसरे के टर्म में अगर आप एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो दोनों वेक्टर क्या होगा? कॉलिनियर होगा। एग्जांपल्स के तौर पे आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा जो है उदाहरण के तौर पे आपको मैं यहाँ दिखा चुका हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो यही है कॉलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स का कहानी। ठीक है, दो वेक्टर के बारे में जब भी पूछेगा तो पूछेगा कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर है। दो वेक्टर जब जान लेते हैं तब आता है 3 पॉइंट। तो ये भी पूछ सकता है कि सो दैट द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। तो 3 पॉइंट को कॉलिनियर दिखाने का तरीका क्या है? 3 पॉइंट को सबसे पहले 3 पॉइंट के हेल्प से दो वेक्टर बना लो और दिखा दो कि दो वेक्टर कॉलिनियर है कि नहीं है। अगर वो दोनों वेक्टर कॉलिनियर है मीन्स वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा। तो दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सो कीजिए कि 2 वेक्टर्स आर कॉलिनियर और नॉट, सो कीजिए कि 3 वेक्टर्स आर कॉलिनियर और नॉट। ठीक है, तो पॉइंट जब भी पूछेगा तो 3 पूछेगा और वेक्टर जब भी देगा तो 2 देगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसको। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। Hello friends, you can see a question on the board. This question is completely related to the concept of collinearity of the two vectors. ठीक है, इसको पढ़िएगा। करा let A, B, C are 3 vectors of which every pair is non-collinear. 3 वेक्टर है और कोई भी 2 लीजिएगा तो नॉन कॉलिनियर हो जाएगा। करा if the vector A plus B, 2 वेक्टर का सम है, वेक्टर ही होता है, एंड B plus C आर कॉलिनियर विथ C एंड A रिस्पेक्टिवली। मतलब A plus B जो है C के साथ कॉलिनियर है और B plus C जो है A के साथ कॉलिनियर है। तो कहता है फाइंड कीजिए A plus B plus C का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो बीच वाला लाइन है कि ये दोनों वेक्टर किसी 2 के साथ कॉलिनियर है, इसका हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी के हेल्प से हम लोग A plus B plus C का जो वेक्टर है इसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए वर्कआउट करते हैं। सॉल्यूशन। ठीक है, हमको पता है कि जब 2 वेक्टर कॉलिनियर होगा तो हम लोग कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या कहता है कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट? कि किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विथ सम स्केलर। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे कि A plus B, ठीक है, इज कॉलिनियर किसके साथ? विथ C वेक्टर। देन जब ये कॉलिनियर है तो हम लिख सकते हैं A plus B इज इक्वल टू टी सी वेक्टर, जहाँ क्या होगा? वेयर T इज एनी स्केलर। कोई दिक्कत? फिर अगेन सिंस, फिर लिखिए B plus C आर कॉलिनियर विथ किसके साथ? तो A वेक्टर। देन जब B plus C A के साथ कॉलिनियर है तब क्या होगा? ये लिख सकते हैं B plus C इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे K A वेक्टर। फिर वही बात वेयर K इज एनी स्केलर। ठीक है, तो मेरे पास 2 रिजल्ट आया, एक A plus B इज इक्वल टू टी सी और एक B plus C इज इक्वल टू के ए। इसका मतलब एक C और एक A, C और A के साथ आपका क्या है? T और K लगा हुआ है। तो क्यों ना हम यहाँ पे B को एलिमिनेट करें,
क्योंकि हमको क्या करना है, एक पहला लाइन जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कोई भी दो नॉन कॉलिनियर है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दो इक्वेशन के हेल्प से किसी एक को इलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे b को इलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे b कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इलिमिनेट कर दो, तो ये लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू TC वेक्टर, ये हो जाएगा आपका b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा KA वेक्टर। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से b वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा a वेक्टर माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू TC वेक्टर माइनस KA वेक्टर, ठीक है। a को एक साथ c को एक साथ लिखो, चलिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस KA वेक्टर इज इक्वल टू T प्लस 1 B वेक्टर C वेक्टर, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू T प्लस 1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1 C वेक्टर, ठीक है। अब बताओ ये क्या शो कर दिया, ये शो कर रहा है कि A और C जो है कॉलिनियर है, जबकि इंफॉर्मेशन क्या है आपका, क्वेश्चंस में पहला लाइन क्या कह रहा है कि कोई भी दो जो है आपका नॉन कॉलिनियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये शो कर रहा है कि A वेक्टर एंड C वेक्टर आर कॉलिनियर, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A एंड C आर नॉन कॉलिनियर, तो 100% ये जो ऊपर वाला टर्म है t प्लस 0, क्योंकि वो 0 होगा तभी जाके वो खत्म होगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट होगा c का या t का, वो आपस में एक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंप्लाई करेगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो दिस इंप्लाई वो जो t प्लस 1 है ऊपर में, वो आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब t कहाँ था, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट में t की जगह में -1 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर अब ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू माइनस c को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यही आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। तो यहीं पे कंट्राडिक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो जब भी इस तरह की बात हो जाए तो इसका मतलब कॉलिनियर है, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब a इज इक्वल टू समथिंग स्केलर जो है नॉन जीरो स्केलर c नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो स्केलर है दिस मस्ट बी 0, और ये 0 कब होगा, जब t प्लस 1 0 हो जाएगा, और t प्लस 1 0 होने का मतलब t का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जब t का वैल्यू -1 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 वेक्टर मिल जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए आप।